गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज का जो थॉट है वो है सलाह हारे हुए की और तजुर्बा जीते हुए का और दिमाग खुद का तो कभी नहीं हारेंगे आप। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप ऐसा करते हैं यानी अपना दिमाग यूज करते हैं तो आपकी हार कभी नहीं होगी। ठीक है कि आप किसी से सलाह लें, किसी के तजुर्बे का यूज करें, लेकिन दिमाग केवल अपना ही यूज करें, तब आपकी हार कभी भी पॉसिबल नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा बिजनेस स्टडीज के अंतर्गत चैप्टर चल रहा था स्टाफिंग का, तो स्टाफिंग के अंतर्गत हमारा जो है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट चल रहा है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हमने करना है, इंटरनल रिक्रूटमेंट मैंने आपको करवाया था। आज हम करेंगे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि जो पोस्ट है, वैकेंट पोस्ट हैं, उनको हम मतलब जो है एक्सटर्नल सोर्स यानी बाहर से लोगों को बुला करके जो है उनसे फिल करें, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स। लेकिन एक्सटर्नल सोर्स से पोस्ट को फिल करने के जो तरीके हैं, मेथड्स हैं, वो कई सारे हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल नंबर 1 जो मेथड देख रहे हैं वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। देखिए, ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मेथड है, ये जो है आपकी अनस्किल्ड लेबर की पोस्ट को फिल करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि जो फैक्ट्री गेट होता है या जो हमारा ऑफिस होता है उसके आगे हम एक जो है पोस्टर लगा देते हैं, चस्पा कर देते हैं और उसके ऊपर जो है पोस्ट की रिक्वायरमेंट लिख देते हैं और लोग आते हैं वहीं और वहीं से हम उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये था हमारा कौन सा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मेथड। और इसके बाद हम बात करें सेकंड जो कैजुअल कॉलर्स है। देखिए, कैजुअल कॉलर्स जो है कौन होते हैं कि जैसे समय असमय जो खास करके अच्छे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके अंदर कुछ एम्प्लॉइज यानी जॉब की तलाश में आते हैं और वो हालांकि पोस्ट नहीं होती है लेकिन वो जॉब की तलाश में आते हैं और अपना एप्लीकेशंस फिल करके वहां छोड़ जाते हैं, यानी अप्लाई कर जाते हैं। और जब भी उस ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी पोस्ट पर कोई रिक्वायरमेंट होती है तो वो इन जो इनके पास लिस्ट होती है, इस लिस्ट में से लोगों को कॉल कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली और उनमें से ही उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। इनको कहते हैं कैजुअल कॉलर्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करें मीडिया एडवर्टीजमेंट पर। देखिए, मीडिया एडवर्टीजमेंट क्या है कि जैसे आपको बहुत सारी संख्या में क्वालिफाइड या मैं कहूं स्किल्ड या अनस्किल्ड दोनों तरह के कोई भी लेबर की आवश्यकता है, तो आप क्या करेंगे कि मीडिया एडवर्टीजमेंट जैसे न्यूज़पेपर में या इसी तरह से मैगजीन वगैरह के अंदर अपनी एडवर्टीजमेंट देते हैं सिचुएशन वैकेंट्स की, और उसके अंतर्गत आप दे देते हैं कि कितना पोस्ट वैकेंट है और किस किस कैटेगरी का किस किस टाइप का पोस्ट है, इसी तरह से किस कैटेगरी के लिए क्या आपकी रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन की और क्या उसका जो पे स्केल वगैरह, ये सारी चीजें आप उसमें लिख देते हैं और लोग जो है इसके लिए उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई करते हैं। ये और उसमें फिर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, उनमें से जो हमारे क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली सेट होते हैं उन लोगों का हम आगे जो है प्रोसेस में ले जाकर के सिलेक्शन करते हैं। ये है मीडिया एडवर्टीजमेंट। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की। देखिए, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है डिस्ट्रिक्ट वाइज या मैं कहता हूं ब्लॉक वाइज क्या करते हैं, हर शहर के अंदर ऐसे ऑफिस यानी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस खोल देते हैं और इन एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के अंदर जो अनएम्प्लॉयड पर्संस होते हैं, चाहे वो स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, क्वालिफाइड हो या नहीं क्वालिफाइड हो, वो लोग जो है अपना नेम वहां रजिस्टर करवाते हैं और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के अंदर एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर जो है इनके नेम रजिस्टर करके अलग अलग रजिस्टर बनाता है। उन रजिस्टर्स में क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली इनके नाम लिखे होते हैं और जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट होती है किसी भी पोस्ट के लिए तो वो अपनी रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को भेजते हैं और जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर होता है वो क्या करता है, उसमें से उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली नेम और एड्रेसेस किसको सेंड कर देता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन फिर इनको कॉल करता है और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इनमें से सिलेक्शन कर लेता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज। कुछ जैसे ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट था, ये प्राइवेट्स होती हैं प्लेसमेंट एजेंसीज, ये भी इसी तरह का काम करती हैं। इनके पास भी क्या करते हैं, नाम लोग जो अपने रजिस्टर करवा देते हैं और ये क्या करते हैं कि इसी तरह से जब इनके पास रिक्वायरमेंट आती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की तो ये उन लोगों
का उससे कांटेक्ट करवाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि प्लेसमेंट एजेंसी जो है उनकी हेल्प भी कर देती है ऑर्गेनाइजेशन की कि इनके लिए सिलेक्शन के अंतर्गत, ओके, और इसके लिए कमीशन भी ले लेती है। और इसके बाद हम आते हैं नंबर 6 पे कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट। देखिए मैनेजमेंट कंसल्टेंट कौन होते हैं? ये खास करके जो है हायर लेवल की यानी मैनेजरियल लेवल की पोस्ट को फिल करने के लिए ये होते हैं। तो ये अपने यहाँ इस तरह के इनके पास लोग होते हैं जिनको ये तैयार करते हैं और इनको फिर जो है ये आगे ऑर्गेनाइजेशंस की अगर रिक्वायरमेंट आती है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये मैनेजरियल पोस्ट फिल भी करके देते हैं। यानी इनका इंटरव्यू वगैरह सब कुछ काम यही करके जो है ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं और इसके बदले में ये भी क्या करते हैं कि अपनी फीस या कमीशन जो है इनसे ऑर्गेनाइजेशन से चार्ज करते हैं। अब रही बात नंबर 7 कैंपस रिक्रूटमेंट की। कैंपस रिक्रूटमेंट स्टूडेंट्स क्या होता है कि जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या जो भी आपके आईआईटी वगैरह या इसी तरह की कॉलेजेस वगैरह हैं, इनके साथ टच में रहते हैं कौन? जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होती हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, ये इनके टच में रहती हैं और ये जब भी इनको किसी पोस्ट की यानी किसी भी पोस्ट पर लोगों की जरूरत होती है तो ये क्या करते हैं कि वहां एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन के आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के टच में रह करके ये उनसे उस तरह के लोगों की रिक्वायरमेंट भेजकर मांग भी सकती है। और इसके अलावा एक बात और भी है कि ये आजकल जो है एक सिस्टम हो रहा है, रोजगार मेला लगा देते हैं कहाँ? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जा करके और वहां से अपने रिक्वायरमेंट के लोगों का जो है ये सिलेक्शन कर लेती है। और इसके बाद हम बात करते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट में और इसके बाद है रिकमेंडेशन। देखिए ये रिकमेंडेशन क्या है कि कई बार हमारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज होते हैं वो अपने किसी रिश्तेदार, मित्र या पड़ोसी को रिकमेंड करते हैं। जब पोस्ट निकलती है तो उसके लिए रिकमेंड कर देते हैं कि हमारा ये इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं, इस तरह से ये है हमारा है, ये मेरा भांजा है, ये मेरा पड़ोसी है, इस तरह से। और वो इनकी रिकमेंडेशन से जो है सिलेक्शन कर लिया। तो ये भी प्राय क्या करता है कि लोअर लेवल की पोस्ट को फिल करने के लिए होता है, ठीक है ना। इसके बेनिफिट क्या होते हैं? एक तो इससे आपके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होते हैं वो मोटिवेट होते हैं और दूसरा ये होता है कि जो आपका न्यू एम्प्लॉय आपने सेलेक्ट किया है वो थोड़ा कंट्रोल में बना रहता है, ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं नंबर 9 पे लेबर कॉन्ट्रैक्टर। जैसे अगर थोड़े समय के लिए कोई लेबर की आवश्यकता होती है तो ये कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जिनके कॉन्टैक्ट में होती है लेबर। तो ये क्या करते हैं कि थोड़े समय में लेबर आपको प्रोवाइड कर देते हैं, खास करके जैसे कंस्ट्रक्शन के वर्क के लिए इस तरह से लेबर आपको मिल सकती है। इसी तरह से जैसे मैरिज वगैरह के अंदर, मैरिज पार्टी के अंदर वेटर वगैरह जो चाहिए होते हैं तो उनका भी व्यवस्था इस तरह से लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कर देते हैं। तो ये भी आपका लोअर लेवल की पोस्ट को फिल करने के लिए होता है। इसी तरह से बात है आजकल की जो मॉडर्न वेज है, टेलीकास्टिंग है। टेलीकास्टिंग के अंतर्गत भी तरीका वही है, कौन सा वाला जो हमने मीडिया एडवर्टीजमेंट में दिया था। उसमें भी क्या होता है कि नंबर ऑफ पोस्ट यानी वैकेंसीज के बारे में और इसी तरह से जो है इनकी क्वालिफिकेशन, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और जो आपकी सैलरी वगैरह जो है यानी पे स्केल वगैरह जो इसमें दिया जाता है, एज लिमिट वगैरह सब कुछ इसमें दे दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है वेब पब्लिशिंग, क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है तो नेट पर भी कई तरह की वेबसाइट्स हैं जैसे naukri.com है, job.com है। तो इनके ऊपर यानी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं और जॉब जो है ये भी एक वे है, ऑर्गेनाइजेशन जो है इनसे भी कांटेक्ट करके जो है फिल कर सकते हैं पोस्ट को। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स किसके, ये तो थे आपके एक्सटर्नल सोर्सेज के जो मेथड्स। अब हम करेंगे मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सोर्स। तो इसके अंतर्गत ये छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको बता ही देता हूँ। और इसमें जैसे पहले मेरिट्स की बात करते हैं, क्वालिफाइड पर्सनल। अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का यूज करते हैं तो हमें जो पर्सनल है वो क्वालिफाइड यानी जॉब के इक्विवेलेंट क्वालिफाइड मिल जाएंगे। अदरवाइज हमें क्या करना, इंटरनल के अंदर हमें क्या करना पड़ता है कि जो सीनियर है उसका प्रमोशन करना पड़ता है, क्वालिफिकेशन चाहे उसकी कम ही क्यों ना हो। और उसके बाद वाइडर चॉइस की बात अगर करें तो हमारे पास क्या है, बहुत सारी चॉइस है, हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं। उन एप्लीकेशन के अंतर्गत हम जो उनमें से दी बेस्ट को सिलेक्ट
कर सकते हैं। और इसके बाद है फ्रेश टैलेंट। ये भी बात सही है कि बिल्कुल फ्रेश व्यक्ति यानी यंग ब्लड जो है आपके यहाँ एंट्री करता है, बिल्कुल फ्रेश टैलेंट होता है। और इसके बाद आता है आपका कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। और अगर ये मेथड हम अप्लाई करते हैं तो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज और जो न्यू एम्प्लॉइज होते हैं उनके बीच में कंपटीशन की जो स्पिरिट होती है वो इंक्रीज होती है, जिसका बेनिफिट जो है दोनों को ही होता है, चाहे एम्प्लॉय है और चाहे वो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों को ही इसका बेनिफिट मिलता है। इसके बाद है कि लेस, इसके बाद इसने लिखा है कि लेस चांसेस ऑफ फेवरेटिज्म। ये भी बात सही है कि इसमें किसी भी तरह का जो फेवरेटिज्म होने के चांसेस जो है, यानी भेदभाव इसमें नहीं होता है। फेवरेट जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो मैनेजर वगैरह होते हैं वो अपने किसी चहेते को प्रमोशन कर देते हैं, किसमें, आपके इंटरनल सोर्स में, लेकिन एक्सटर्नल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके बाद हम आते हैं इसके डिमेरिट्स के ऊपर बात करते हैं। तो इसमें देखिए नंबर 1 इसने डिमेरिट्स में लिखा है कि डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। बिल्कुल सही बात है कि जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है वो अगर मान लो इंटरनल सोर्स से फिल करी जाती है तो उनको प्रमोशंस के चांस वगैरह रहते हैं या अपनी मर्जी के ट्रांसफर के चांस रहते हैं, तो वो सारे खत्म हो जाते हैं, इसलिए इनके बीच में थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन जो है वो रहता है। इसके बाद एक कॉस्टली प्रोसेस। ये भी बात बिल्कुल सही है कि इसमें थोड़ा कॉस्ट ज्यादा आती है, कारण क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है कि जॉब्स को फिल करने के लिए काफी जो है फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, जैसे कुछ टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं, पहले एप्लीकेशन फिर इंटरव्यू वगैरह, यानी काफी लंबा चौड़ा चलता है, तो इसमें आपका कॉस्ट जो है वो ज्यादा लगता है। इसके साथ साथ इसने ये कहा कि लेंथी प्रोसेस तो है ही, और इसके साथ साथ ये कॉस्टली भी है, क्योंकि इसमें जो है ये सारे प्रोसेस जब हम पूरा करेंगे तो क्या होगा कि कॉस्ट आपकी ज्यादा आएगी। और इसके बाद है चांसेस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन। कई देखिए ऐसा तो है, क्योंकि जो आपके एक्सटर्नल सोर्सेज है उनके अंदर आप अगर एक भी सिलेक्शन गलत कर देंगे तो क्या होगा कि सब कुछ खराब हो जाएगा। ये तो है ही, क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज होते हैं उनको आप सभी को जानते हैं। और इसके बाद है इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर। ये भी है, क्योंकि अगर आपके एग्जिस्टिंग स्टाफ के अंदर डिससेटिस्फैक्शन होगा, क्योंकि उनका प्रमोशन नहीं होता है या उनका ट्रांसफर नहीं होता है उनके रिक्वायर्ड जगह पर, तो उनके बीच में क्या है, डिससेटिस्फैक्शन की भावना आएगी। और डिससेटिस्फैक्शन के कारण वो क्या होंगे, जब भी उनको कहीं और चांस मिलेगा तो वो दूसरी जगह छोड़ करके जाने की करेंगे, तो इससे लेबर टर्नओवर जो है वो बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो था आपका था एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सोर्सेस, और इनके मेथड्स भी आपने पढ़े, इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स भी पढ़े। इनको आपने क्या करना है, नोट्स बनाने हैं और इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ओके।